नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं बीए थर्ड ईयर का हो जाता है हिंदी साहित्य का अपना तृतीय प्रश्न पत्र के जो एमसीक्यू क्वेश्चन हम देख रहे थे। क्या एमसीक्यू क्वेश्चन जो हम देख रहे थे उसका जो रहने वाला है वो पार्ट रहने वाला है कौन सा, पार्ट थर्ड। इससे पहले मैंने दो पार्ट आपको वहाँ पार्ट वन और पार्ट टू आपको मैंने प्रोवाइड कर रखा है, नहीं दे रखा है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसका लिंक वीडियो का, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको जो बुक है, ठीक है, ये पीडीएफ जो है और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, ठीक है, रिलेटेड जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं और दो तीन बुकें यहाँ से ले रखे हैं। तो अगर आपको वह पीडीएफ या नोट्स डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम पर आप जाके बिल्कुल डाउनलोड वहां से कर सकते हैं, ठीक है, नोट्स को तथा पीडीएफ को। तो दोनों के दोनों वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में वहीं से आने वाले हैं 100% क्वेश्चन, ठीक है। तो बढ़ते हैं भाई क्वेश्चनों की ओर। कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो वन बुक है वो पूरी बताने वाला हूँ, बाकी जो बुकें हैं वो आपको कहाँ मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स में आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो बढ़ते हैं भाई क्वेश्चनों की ओर फटाफट। हाँ तो फ्रेंड्स हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं छायावाद युग से आगे की ओर, ठीक है। तो छायावाद से क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से आता है कि छायावाद का समय निर्धारित किया गया है, ये आपको बताना है कौन सा निर्धारित किया गया है, ठीक है। फर्स्ट दे रखा है 1916 1936 तक, या 1918 से 1938 तक, 1920 से 1940 तक, या फिर 1924 से 1936 तक। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो छायावाद का जो समय हो जाता है वो हो जाता है 1916 से लेकर 1936। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रकृति में जीवन का उद्गीत ही छायावाद है, यह कथन किसका है ये आपको बताना है। प्रकृति में जीवन का जो उद्गीत है ही छायावाद है, ये किसका कथन है, ये किसने कहा था ये आपको बताना है। सुमित्रा नंदन पंत ने, जयशंकर प्रसाद ने, महाप्राण निराला ने, या फिर हो जाता है महादेवी वर्मा ने। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो प्रकृति में जीवन का उद्गीत ही छायावाद है, ये कहा था महादेवी वर्मा ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है, यह कथन हिंदी के किस समालोचक का है ये आपको बताना है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है, ये कथन किसका है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का, डॉक्टर नागेंद्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या फिर डॉक्टर नामवर सिंह का। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है ये आपको बताना है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है नागेंद्र सिंह, राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी नागेंद्र, ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक हिंदी कविता की किस काव्यधारा को स्वर्ण युग कहा जाता है ये आपको बताना है। आधुनिक हिंदी कविता की किस काव्यधारा को स्वर्ण युग कहा जाता है ये आपको बताना है, कौन सा बिल्कुल राइट होगा। भक्ति काल को क्या कहते थे, स्वर्ण काल कहते थे। अब यहाँ पर पूछा क्या, काव्यधारा को हिंदी कविता की स्वर्ण युग कहा जाता है, छायावाद को, प्रगतिवाद को, प्रयोगवाद को, या फिर नई कविता को। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है यहाँ पर छायावाद, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छायावाद का दार्शनिक आधार है, क्या है ये आपको बताना है। पलायनवाद, गांधीवाद, सर्वात्मवाद, या फिर दुखवाद। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, छायावाद का दार्शनिक आधार है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है सर्वात्मवाद, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ठीक है। छायावाद का दार्शनिक आधार क्या है, सर्वात्मवाद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक हिंदी कविता की किस काव्यधारा में रहस्यवादी काव्य अभिव्यक्ति मिलती है ये आपको बताना है। आधुनिक हिंदी की कविता की किस काव्यधारा में रहस्यवादी जो अभिव्यक्ति मिलती है वो किस में मिलती है आपको बताना है। प्रगतिवाद में, प्रयोगवाद में, छायावाद में, या फिर नई कविता में। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है भाई छायावाद, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है देवना प्रियता आधुनिक हिंदी कविता की एक काव्यधारा की विशेषता है, वह किसकी है ये आपको बताना है। नई कविता की, प्रयोगवाद की, छायावाद की, या फिर प्रगतिवाद की। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है ये आपको यहाँ पर बताना है।
तो जो है देवना प्रियता आधुनिक हिंदी कविता की किस काव्य धारा की विशेषता है, तो वह छायावाद की हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकृति का मानवीकरण, है ना, प्रकृति का मानवीकरण आधुनिक हिंदी की किस कविता का प्रमुख विशेषता है, ये आपको बताना है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रकृतिवाद या फिर छायावाद। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल जिन लोगों का आंसर आ चुका है यहाँ पर छायावाद राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है। जो प्रकृति का सुकुमार कवि है वह किसे कहते हैं, आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद को, राम माखनलाल चतुर्वेदी को, सुमित्रानंदन पंत को या फिर महादेवी वर्मा को। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो प्रकृति का जो सुकुमार है वो हम किसे कहते हैं, सुमित्रानंदन पंत जी को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छायावाद के कवि चतुष्य के अंतर्गत नहीं है। छायावाद के कवि चतुष्य के अंतर्गत नहीं है, कौन है ये आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, दिनकर या फिर निराला जी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। छायावाद के कवि चतुष्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो वो कौन आते हैं, कौन नहीं आते हैं भाई, दिनकर जी नहीं आते हैं। जयशंकर प्रसाद आते हैं, महादेवी वर्मा आती हैं, निराला जी आते हैं, मगर जो दिनकर जी हैं वह नहीं आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा रहने वाला है। आगे स्टार्ट होता है हमारा प्रगतिवाद। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। कह रहा है छायावाद के बाद हिंदी साहित्य में कौन सा खंड का काल खंड आया था, ये आपको बताना है। छायावाद के बाद कौन आया था, है ना। यहां पर क्या है, छाया की बात हो रही है, किसी की छाया, और यहां कह रहा है प्रगतिवाद। ठीक है, अगर कोई अपनी छाया ही देखता रहेगा तो वह आगे बढ़ेगा प्रगति के पथ पर, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए क्या, इसलिए छायावाद के बाद कौन आया था भाई, प्रगतिवाद आया था। अपनी परछाई की तरफ मत देखो, आगे बढ़ो प्रगति की ओर। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रहेगा कि छायावाद के बाद हिंदी साहित्य का कौन सा खंड काल आया था, तो भाई प्रगतिवाद आया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद का खंड काल क्या है, ये आपको बताना है। काल खंड क्या है, 1926, 1936, 1936 से लेकर 1943, 1943 से लेकर 1953 या 1953 से लेकर 1960। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आपको यहां पर बताना है। तो प्रगतिवाद का जो खंडकाल आया था वो 1936 से लेकर 1943 आया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद के प्रवर्तक कवि कौन है, ये आपको बताना है। प्रवर्तक कवि यहाँ पर पूछ रखा है, तो कौन हो जाते हैं ये आपको बताना है। नागार्जुन, पंत, निराला या फिर अज्ञे, कौन हो जाएगा राइट आंसर। तो प्रगतिवाद के जो प्रवर्तक कवि जो हो जाते हैं, प्रगति कौन हो जाएंगे, निराला जी हो जाएंगे, है ना। कौन हो जाएंगे, निराला जी। प्रगति के पथ पर जाओगे तो आपकी जिंदगी कैसी होगी, निराली होगी, है ना। तो इस प्रकार से याद रहेगा कि प्रवर्तक कवि कौन है, निराला जी हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रगतिवादी कविता का दर्शन है। प्रगतिवादी कविता का जो दर्शन है वो क्या है, आपको बताना है। सर्वात्मवाद, रहस्यवाद, अस्तित्ववाद या फिर माकर्सवाद। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ये आपको यहां पर बताना है। प्रगतिवादी कविता का जो दर्शन है वो क्या है, माकर्सवाद हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के किस काल में शोषित वर्ग कविता का नायक बना। हिंदी साहित्य के किस काल में शोषित वर्ग जो है वो कविता का नायक बना था, कौन बना था आपको बताना है। छायावाद, प्रगतिवाद, रीतिवाद, रीतिकाल या फिर प्रयोगवाद। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ये आपको यहाँ पर बताना है। हिंदी साहित्य के किस काल में शोषित वर्ग कविता का नायक बना, तो वो बना था किसमें, प्रगतिवाद में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 12 रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, ये आपको बताना है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, मैथिली गुप्त की, रामधारी सिंह दिनकर की या फिर श्रीधर पाठक की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। फटाफट में इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट हो जाता है प्रयोगवाद। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, प्रयोगवाद का खंडकाल है। प्रयोगवाद का जो खंडकाल है वह कौन सा था, ये आपको बताना है। 1920 से 1936, 1936 से 1943, 1943 से 1952 या फिर 1953 से 1960। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। अभी हमने देखा था 1943 तक क्या था,
ऊपर हमने देखा था, ठीक है, प्रगतिवाद। तो 1943 से लेकर क्या हो जाएगा, 1953 हो जाएगा। कौन, प्रयोगवाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे, प्रवर्तक हैं, कौन है ये आपको बताना है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, फटाफट इसका आंसर देना है। जगदीश चंद्र गुप्ता, या फिर नेमी चंद जैन, अज्ञेय, या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, तो प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हो जाएंगे वो हो जाएंगे अज्ञेय जी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 रहने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, प्रयोगवाद के प्रगतिवाद की कुक्षी से जन्म की बात किसने कही है। प्रयोगवाद के प्रगतिवाद की कुक्षी से जन्म की बात किसने कही है, ये आपको बताना है। प्रभाकर माचबे ने, या डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने, नेमी चंद जैन ने, या फिर धूमिल ने। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आपको यहां पर बताना है। तो प्रयोगवाद के प्रगतिवाद की कुक्षी से जन्म की बात किसने कही है, तो वो कही है डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा। आगे बढ़ते हैं, प्रयोगवादी कविता से पूर्व का युग कहलाता है, क्या कहलाता है, ये आपको यहां पर बताना है। प्रयोगवादी कविता से पूर्व का युग क्या कहलाता है, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता, या फिर साठोत्तरी कविता। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ये आपको यहां पर बताना है। प्रयोगवादी कविता से पूर्व का युग कहलाता है, क्या कहलाता है, वह कहलाता है प्रगतिवाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ठीक है। प्रयोगवादी कविता से पूर्व का युग क्या कहलाता है, प्रगतिवाद कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्रयोगवाद का दार्शनिक आधार है। प्रयोगवाद का दार्शनिक आधार क्या है, ये आपको बताना है। सर्वात्मवाद, अस्तित्ववाद, पलायनवाद, या फिर मनोविश्लेषणवाद। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। प्रयोगवाद का दार्शनिक आधार क्या कहलाता है, मनोविश्लेषणवाद कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अज्ञेय के अनुसार तार सप्तक का क्या अर्थ है। अज्ञेय के अनुसार तार सप्तक का जो अर्थ है वो आपको बताना है, क्या रहने वाला है। 7 कवियों का संकलन, 7 तारों का समूह, 7 विचारधाराओं का संकलन, एक ही प्रकार के भाव चेतना में के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो अज्ञेय के अनुसार तार सप्तक का अर्थ क्या होता है, एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। आगे बढ़ते हैं, अब तक कुल कितने तार सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं, ये आपको बताना है। अब तक कितने तार सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, 4, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। तार सप्तक कितने हो चुके हैं भाई, 4 हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कह रहा है, प्रथम तार सप्तक के संपादक थे। प्रथम जो तार सप्तक था उसके संपादक कौन थे, ये आपको बताना है। मुक्तिबोध, नागार्जुन, अज्ञेय, या फिर वीरेंद्र मिश्र। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। प्रथम तार सप्तक के संपादक कौन थे, वो हो जाते हैं अज्ञेय जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय तार सप्तक प्रकाशित हुआ। जो द्वितीय तार सप्तक था वो कब प्रकाशित हुआ था, ये आपको बताना है। 1951 में, 1961 में, 1971 में, 1981 में। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो द्वितीय तार सप्तक जो प्रकाशित हुआ था वो हुआ था अपने 1951 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। आगे बढ़ते हैं, दूसरे तार सप्तक का प्रमुख कवि कौन है। तो दूसरा तार सप्तक हुआ था कब, 1951 में। उसका जो प्रमुख कवि है वह आपको बताना है कौन हो जाता है। प्रभाकर माचबे, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त, या फिर हो जाता है तुम्हारा धूमिल। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो दूसरे तार सप्तक जो 1951 में हुआ था उसके जो प्रमुख कवि थे वो हो जाते हैं नरेश मेहता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। आगे बढ़ते हैं, तृतीय तार सप्तक प्रकाशित हुआ। जो तृतीय तार सप्तक था वो कब प्रकाशित हुआ था, ये आपको यहां पर बताना है।
1953, 1955, 1959 या फिर 1961? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1959। ठीक है, तृतीय तार सप्तक जो हुआ था प्रकाशित कब हुआ था? 1959 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं, चतुर्थ तार सप्तक प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था, ये आपको बताना है। 1949, 1959, 1969 या 1979? राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है 1979 द राइट आंसर बिल्कुल रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, तार सप्तक को किस काव्य आंदोलन से संबद्ध माना जाता है? तार सप्तक को किस काव्य आंदोलन से संबद्ध माना जाता है, आपको बताना है। छायावाद, हालावाद, प्रगतिवाद या फिर प्रयोगवाद? राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो तार सप्तक को किस काव्य आंदोलन से संबद्ध माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर द। आगे बढ़ते हैं, तार सप्तक में कितनी कवियों की कविताएं प्रकाशित होती हैं? तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं प्रकाशित होती हैं, ये आपको बताना है। 5, 7, 9 या फिर 11? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इससे पहले हमने देखा था 7 कविताओं का संग्रह होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि प्रयोगवाद का कवि नहीं है? प्रयोगवाद का कवि नहीं है, आपको बताना है। अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्ति बोध या फिर निराला जी? राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है निराला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगवाद का जो कवि नहीं है वो कौन नहीं है? निराला जी नहीं है। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट क्या होती है? नई कविता यहां से स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नई कविता का कालखंड जो है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। 1920 से 1936, 1936 से 1943, 1943 से 1953, 1953 से 1960? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1953 तक हमने क्या देखा था? ऊपर देखा था। ठीक है, प्रयोगवाद। अभी क्या हो जाएगी? नई कविता स्टार्ट होगी 1953 से 1960 तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नई कविता का दर्शन है, नई कविता का जो दर्शन है वो क्या है, ये आपको बताना है। कौन सा? बिल्कुल राइट रहने वाला है। ठीक है, मार्गदर्शकवाद, मार्क्सवाद या फिर सर्वात्मवाद, पलायनवाद, अस्तित्ववाद? तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है यहां पर अस्तित्ववाद, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नई कविता का जो दर्शन है वो क्या हो जाएगा? अस्तित्ववाद रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, प्रयोगवाद के पश्चात हिंदी कविता का कौन सा युग आता है? प्रयोगवाद के पश्चात हिंदी कविता का कौन सा युग आता है, ये आपको बताना है। प्रगतिवाद, नई कविता, काठोत्री कविता या फिर छायावाद? तो अभी हमने कौन सा देखा था? नई कविता आती है प्रयोगवाद के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नई कविता नामक पत्रिका का संपादक थे। नई कविता जो है वो नामक पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन हो जाते हैं, ये आपको बताना है। मुक्ति बोध, जगदीश गुप्त, रामकुमार वर्मा या फिर लक्ष्मी सागर बारसे? कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो जिन लोगों का आंसर यहां पर आ चुका है बा, डॉक्टर जगदीश गुप्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नई कविता नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? जगदीश गुप्त हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति नई कविता में नहीं है? लघु मानव की प्रतिष्ठा, बौद्धिकता, व्यंग्य के स्वर या फिर हो जाता है तुम्हारा रूढ़िवादिता? कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन सी प्रवृत्ति नई कविता की नहीं है? तो वो हो जाती है रूढ़िवादिता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर द अपना रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ हो जाएगा साठोत्तरी कविता के बारे में। किसके? साठोत्तरी कविता के बारे में स्टार्ट हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आधुनिक हिंदी काव्य धारा में नई कविता के बाद किस काव्य धारा का प्रारंभ किया गया या प्रारंभ होता है, ये आपको बताना है। कविता, साठोत्तरी कविता, भोड़ी कविता, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो अभी हमने कौन सी देखी थी? नई कविता देखी थी। नई कविता के बाद कौन सी आई है? साठोत्तरी कविता आई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 12 रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, साठोत्तरी कविता के मूर्धन्य कवि माने जाते हैं। मूर्धन्य कवि माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना है। अज्ञेय, मुक्तिबोध, धूमिल या फिर नागार्जुन? कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है, ये आपको बताना है।
तो कह रहा है साठोत्तरी कविता के मूर्धन्य कवि माने जाते हैं, वह अपने माने जाते हैं कौन? धूमिल जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है अजन बीपन, क्या? अजन बीपन किस युग की कविता की विशेषता है? अजन बीपन किस युग की कविता की विशेषता है? साठोत्तरी कविता, नई कविता, प्रगतिवाद या फिर प्रयोगवाद? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साठोत्तरी कविता। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ यहां पर बिल्कुल राइट होगा। अब यहां से स्टार्ट हमारा होता है भारतीय काव्य शास्त्र। क्या? भारतीय काव्य शास्त्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं भाई क्वेश्चनों की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। कह रहा है संस्कृत काव्य शास्त्र का वास्तविक शुभारंभ किस ग्रंथ से माना जाता है? ये आपको बताना है। संस्कृत काव्य शास्त्र जो था उसका वास्तविक जो शुभारंभ हुआ था वो किस ग्रंथ से माना जाता है? आपको बताना है। वक्रोक्ति जीवात्म या फिर नाट्यशास्त्र, काव्य मीमांसा, काव्य प्रकाश? कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है ये आपको बताना है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है नाट्यशास्त्र, ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है काव्य रसात्मक काव्यम, काव्य रसात्मक काव्यम उक्ति का संबंध किस आचार्य से है? ये आपको बताना है। काव्य रसात्मक काव्यम जो पंक्ति है वो किसकी है? आचार्य राजशेखर, आचार्य मम्मट या फिर आचार्य भाम या आचार्य विश्वनाथ? तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है ये आपको बताना है। तो काव्य रसात्मक काव्यम जो हो जाती है वो हो जाती है आचार्य विश्वनाथ की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सावधार्थो सहितो काव्यम, सावधार्थो सहितो काव्यम उक्ति किस आचार्य की है? सावधार्थो साहित्यो काव्यम उक्ति किस आचार्य की है? या फिर कह सकते हैं सावधार्थो साहित्यो काव्यम, काव्य का एक लक्षण किस आचार्य ने दिया था? यह लक्षण जो है वो किस आचार्य ने दिया था ये आपको बताना है। आचार्य बामन, आचार्य हेमचंद्र, आचार्य भाहम या फिर आचार्य राजशेखर? राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है ये आपको बताना है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है आचार्य भाहम, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सा। आगे बढ़ते हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं कौन है? भरत मुनि, आचार्य मम्मट या फिर आनंद वर्धन या हो जाता है लोल्लट? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नाट्य शास्त्र के जो रचयिता हैं वो कौन हो जाते हैं? तो वो अपने हो जाते हैं भरत मुनि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ आचार्य मम्मट का है? आचार्य मम्मट का कौन सा ग्रंथ है आपको बताना है। ध्यान्यलोक, काव्य प्रकाश, कवि प्रिया या फिर नाट्य शास्त्र? तो नाट्य शास्त्र अभी हमने देखा था किसका है, ये हो जाता है अपने भरत मुनि जी का। ठीक है, अब यहां पर पूछ रहा है मम्मट का कौन सा है, ये आपको बताना है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है काव्य प्रकाश, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आचार्य मम्मट के काव्य के प्रयोजन स्वीकार किए हैं, कितनों ने किए हैं ये आपको बताना है। आचार्य मम्मट के काव्य के प्रयोजन स्वीकार किए हैं 3, 4, 5, 6, कितने स्वीकार किए गए हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है 6, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य मम्मट के जो काव्य हैं वो प्रयोजन स्वीकार किए गए हैं, कितने? 6 स्वीकार किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? काव्य गुण कौन सा नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। ओज, प्रकाश, माधुर्य या फिर उत्साह? काव्य गुण नहीं है, कौन सा काव्य का गुण नहीं है ये आपको बताना है। ओज है, प्रसाद है, माधुर्य है, मगर जो उत्साह है वो नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बामन ने गुणों की संख्या कितनी बताई है? जो बामन थे उन्होंने गुणों की संख्या कितनी बताई है आपको बताना है। 3, 10, 20, 25? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 बताई है भाई बामन ने। बा से 20, बा से 20 याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा कीर्ति भानिति भूति भली सोई सुर सरी मम सब कह हित होई? तो ये बताना है काव्य प्रयोजन से संबंधित उपयुक्त कथन किसका है। कीर्ति भानिति भूति भली सोई या सुर सरी सम सब कह हित होई? तो ये पंक्ति किसकी है आपको बताना है। सूरदास, तुलसीदास, केशवदास या फिर नंददास? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। सुर 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 सुसरी सम सब कह हित होई, कीर्ति भांति हमारे सोई।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा। यहाँ पर रहने वाले पंक्ति जो हैं वो किसकी हैं, तुलसीदास की हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भिखारी दास ने किस ग्रंथ की रचना की, या निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भिखारी दास द्वारा रचित है। पहला दे रखा है काव्य दर्पण, काव्य निरूपण निर्णय, या फिर काव्य लोक, काव्य प्रभाकर। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। भिखारी दास ने किस ग्रंथ की रचना की है, तो वो की है काव्य निर्णय की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। कोई निर्णय नहीं ले पाते, उनके पास पैसा ही नहीं, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से काव्य गुण कौन सा है। निम्न में से जो काव्य गुण है वो कौन सा है, चातुर्य, औदार्य, माधुर्य, शौर्य। कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो निम्नलिखित में जो काव्य गुण है वो कौन सा है, माधुर्य है। कौन सा, माधुर्य। काव्य में क्या होना चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा कि कुष्ठकूट दृष्टकूट पदों में कौन सा दोष पाया जाता है। जो दृष्टकूट पद हैं उनमें कौन सा दोष पाया जाता है, ये आपको बताना है। अप्रतीत तत्व दोष, क्लिष्ट दोष, ग्रामत्व दोष, न्यून पदत्व दोष। कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना क्लिष्ट दोष। कौन सा, क्लिष्ट दोष अपना हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 12 रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर कौन सा दोष होता है। काव्य में अगर अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो कौन सा दोष होगा, ये आपको बताना है। न्यून पदात्मक दोष, अधिकत्वात्मक दोष, आक्रात्मक दोष, या फिर दुष्कात्मक दोष। कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो वो हो जाएगा अधिक पदात्व दोष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो कौन सा दोष होगा, अधिक पदात्व दोष यहाँ पर रहने वाला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। अब यहां से स्टार्ट हो जाता है तुम्हारा काव्य शास्त्रीय संप्रदाय। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। रस संप्रदाय के संप्रदक हैं। रस संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक जो है वो कौन है, ये आपको बताना है। कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, राजशेखर, आचार्य भरत मुनि, आचार्य मम्मट, या फिर अभिनव गुप्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा, रस संप्रदाय के संपादक हो जाते हैं वो हो जाते हैं राजशेखर जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ। आगे बढ़ते हैं, भरत मुनि ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो भरत मुनि थे उन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पहला होगा विरेचन सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, या फिर रस सिद्धांत। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, भरत मुनि ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, भाई रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है रस सूत्र के प्रस्तोता हैं। जो रस सूत्र है उसके प्रस्तोता कौन है, ये आपको बताना है। मम्मट जी, भरत मुनि, या फिर आनंद वर्धन, या फिर कुंतक। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो रस सूत्र के जो स्त्रोता हैं वो कौन हैं, वो हो जाते हैं प्रस्तोता भरत मुनि जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा। आगे बढ़ते हैं, ये दे रखा है विभावानु भाव संचारी संयोगा दृस निष्पत्ति। यह सूत्र किसका है, ये आपको बताना है। बहुत ही लंबा है, कैसे पढ़ सकते हो, है ना, काट काट के पढ़ना पड़ेगा। आपको बताना है ये सूत्र किसका है, दांडी का, भरत मुनि का, कृंतक का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, भरत मुनि का है, ध्यान रखना। ठीक है, किसका है, भरत मुनि का है। आगे बढ़ते हैं, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, ये आपको बताना है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, 4, 6, 8 या फिर 9। तो भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या है वो कितनी है, 8 है। वेरी इंपोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं यहाँ पर रस सूत्र के व्याख्याकार जिन्होंने अनुमितिवाद का प्रवर्तन किया था वह किसने किया था, ये आपको बताना है। रस सूत्र के व्याख्याकार हैं जिन्होंने अनुमितिवाद का प्रवर्तन किया था। किसने किया था, ये आपको बताना है। भट्ट, लोल्लट, भट्टनायक, आचार्य संकक, या अभिनव गुप्त। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है आचार्य संकक बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अनुमतिवाद का प्रवर्तक कौन है, हो जाता है आचार्य संकक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इनमें से किसने रस सूत्र की व्याख्या नहीं की। रस सूत्र की व्याख्या किसने नहीं की थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले रखा है
भट्ट लोल्लट ने, शंकुक ने, भट्ट नायक ने या फिर बामन ने? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रस सूत्र की व्याख्या नहीं की, तो वह किसने नहीं की थी? बामन जी ने नहीं की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी बताई गई है? जो नाट्य शास्त्र है उसमें रसों की संख्या कितनी बताई गई है? 8, 9, 10 या फिर 11? नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी बताई गई है भाई? 8 बताई गई है, और भरत मुनि के अनुसार भी 8 ही बताई गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आ। आगे बढ़ते हैं, व्यभिचारी भावों की संख्या है। जो व्यभिचारी भाव होते हैं उनकी संख्या कितनी है ये आपको बताना है। 33, 34, 35 या फिर 38? तो जो व्यभिचारी भाव हैं उनकी संख्या कितनी है भाई? 33 है, और व्यंजन भी कितने होते हैं? 33 ही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतमुनि के अनुसार सात्विक भाव है। भरतमुनि के अनुसार जो सात्विक भाव है वह कितने हैं आपको बताना है। 7, 8, 9 या फिर 10? 7, 8, 9 या फिर 10? तो भरतमुनि के अनुसार जो सात्विक जो भाव हैं, मतलब जो रस के भाव हैं, वो कितने हैं भाई? 8 ही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर भा। थोड़ा घुमा कर देखा है, सात्विक भाव और रस भाव बात एक ही है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस आचार्य को रसवादी नहीं माना जाता? रसवादी नहीं माना जाता, वह किसे नहीं माना जाता आपको बताना है। भरतमुनि, पंडित राज जगन्नाथ, विश्वनाथ या फिर आनंद वर्धन? तो राइट आंसर हमारा क्या रह जाएगा ये आपको बताना है। निम्न में से किस आचार्य को रसवादी नहीं माना गया है? भरतमुनि हो जाते हैं, पंडित राज जगन्नाथ भी हो जाते हैं, विश्वनाथ भी हो जाएंगे, मगर जो आनंद वर्धन है वह इसके नहीं होंगे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शंकुक का संबंध किस संप्रदाय से है? आचार्य शंकुक जो हैं उनका संबंध किस संप्रदाय से है? रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, रीति संप्रदाय? कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है ये आपको बताना है। तो आचार्य शंकुक जो हो जाते हैं वो रस संप्रदाय से हो जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ। आगे बढ़ते हैं, अनुभाव के भेद हैं। अनुभाव के भेद कितने हैं आपको बताना है। 2, 3, 4, 5? अनुभाव के भेद कितने हैं ये आपको बताना है। तो अनुभाव के जो भेद हो जाते हैं वो कितने हैं? 4 हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। आगे बढ़ते हैं, साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, इस मत के प्रतिपादक हैं। कौन है आपको बताना है। डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है ये आपको बताना है। तो साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का जो होता है वो कौन है? वो हो जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ये इनका मत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है ये आपको बताना है। वीर रस का जो स्थायी भाव है, रति, क्रोध, उत्साह या फिर शोक? तो वीर लोग क्या करते हैं भाई? उत्साह होता है उनमें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रति किस रस का स्थायी भाव है? श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस, करुण रस? करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का हो जाएगा क्रोध, तो एक ही बच जाता है श्रृंगार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। आगे बढ़ते हैं, रस सिद्धांत ग्रंथ के लेखक हैं। रस सिद्धांत ग्रंथ जो है, रस सिद्धांत ग्रंथ है, उसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र जी हो जाएंगे रस सिद्धांत के ग्रंथ के लेखक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वह कौन है ये आपको बताना है। आचार्य दंडी, आचार्य भामा, राजशेखर या फिर जयदेव? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाते हैं वो हो जाते हैं आचार्य भामह, आचार्य भामह। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है काव्य अलंकार किसकी रचना है। काव्य अलंकार जो है वो किसकी रचना है आपको बताना है। आचार्य विश्वनाथ की, आचार्य राजशेखर की, आचार्य भामह की या फिर भट्टनायक की? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। काव्य अलंकार किसकी रचना है? तो वो जाती है आचार्य भामह की। किसकी? आचार्य भामह की। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है भूषण बिन ना विराजही,
भूषण बिन ना बिराजही कविता बनिता मित्त, यह कथन है किसका है, ये आपको बताना है। भूषण बिनु ना बिराजही कविता बनिता मित्त, यह कथन जो है वो किसका है, पद्माकर का, देव का, भूषण का या फिर केशव का। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये केशव दास जी का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। आगे बढ़ते हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं ये आपको बताना है। जो रीति संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, आचार्य मम्मट, आचार्य राजशेखर, रुद्रट या फिर आचार्य बामन। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हो जाते हैं आचार्य बामन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर द। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, आचार्य बामन ने रीति के वर्गीकरण किए हैं। आचार्य बामन ने रीति के वर्गीकरण कितने किए हैं, ये आपको यहां पर बताना है, कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है। 2, 3, 4, 5 भाई, जिन लोगों का आंसर आ चुका है 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन सा संप्रदाय गुण संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, कौन सा संप्रदाय गुण संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, ध्वनि संप्रदाय, रस संप्रदाय, रीति संप्रदाय या फिर औचित्य संप्रदाय। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। कौन सा संप्रदाय गुण संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, तो वह हो जाता है रीति संप्रदाय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रीति को वृत्ति किस आचार्य ने कहा है, रीति को वृत्ति किस आचार्य ने कहा है, ये आपको यहां पर बताना है। पहला दे रखा है आनंद बर्मन, मम्मट, राजशेखर या बामन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो जिन लोगों का भी आंसर आ चुका है, रीति प्रवृत्ति का जो किस आचार्य ने कहा है, रीति को वृत्ति किस आचार्य ने कहा है, तो वह कहा है किसने, राइट आंसर मम्मट जी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आनंदवर्धन ने रीति को क्या नाम दिया है। आनंदवर्धन जो हैं उन्होंने रीति को क्या नाम दिया है, ये आपको बताना है, कौन सा बिल्कुल राइट होगा। पहला वृत्ति, गुण, संघटना या फिर मार्ग, कौन सा यहाँ पर राइट होगा। आनंदवर्धन ने जो रीति को जो नाम दिया है वो क्या दिया है, ये दिया है संघटना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। आगे बढ़ते हैं। आचार्य कुंतक ने रीति को क्या नाम दिया है। आचार्य जो कुंतक थे उन्होंने रीति को क्या नाम दिया था, गुण, संघटना, वृत्ति या फिर मार्ग। तो आचार्य कुंतक ने रीति को क्या कहा है, रीति को मार्ग कहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य दंडी ने किस कृति की रचना की। आचार्य दंडी ने किस कृति की रचना की थी, आपको बताना है। काव्यदर्श, नाट्यशास्त्र, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो आचार्य दांडी ने किस कृति की थी, वो हो जाता है काव्य दर्श। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस विद्वान ने ध्वनि को काव्यात्मा माना है। निम्न में से किस विद्वान ने ध्वनि को काव्यात्मा माना है, तो वह किसने माना है, ये आपको यहां पर बताना है। अभिनव गुप्त ने, आनंदवर्धन ने, भामह ने, आचार्य बामन ने। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आनंदवर्धन ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा अपना रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनिवादी आचार्य ने काव्य की कितनी कोटियां स्वीकार की हैं। ध्वनिवादी आचार्यों ने काव्य की कितनी कोटियां स्वीकार की हैं, आपको बताना है। 2, 3, 4, 5 कौन सा यहां पर बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है। तो ध्वनिवादी कवियों ने काव्य की कितनी कोटियां स्वीकार की हैं, 3 कोटियां स्वीकार की हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वन्यालोक किस आचार्य की रचना है। जो ध्वन्यालोक है वह किस आचार्य की रचना है, ये आपको बताना है। आचार्य मम्मट, आचार्य आनंदवर्धन, अभिनव गुप्ता या फिर पंडित राज जगन्नाथ। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। ध्वन्यालोक किस आचार्य की रचना है, वो है आचार्य आनंदवर्धन की। किसकी, आचार्य आनंदवर्धन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सा आचार्य वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक है। वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है, ये आपको बताना है। अभिनव गुप्त, आचार्य बामन, आचार्य कुंतक या मम्मट। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है।
तो इनमें से कौन सा आचार्य वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक है? वह हो जाता है आचार्य कुंतक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वक्रोक्ति काव्य जीवित्म, वक्रोक्ति काव्य जीवित्म किसने कहा है? आचार्य कुंतक ने, आचार्य भामह ने, आचार्य रुद्रट ने, आचार्य दंडी ने। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। वक्रोक्ति काव्य जीवात्म किसने कहा है? तो वह हो जाते हैं आचार्य कुंतक ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संप्रदाय आचार्य क्षेमेंद्र से संबंधित है? आचार्य क्षेमेंद्र से संबंधित है। रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि या फिर औचित्य, कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो निम्न में से कौन सा संप्रदाय आचार्य क्षेमेंद्र से संबंधित है? वो हो जाता है औचित्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर द अपना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है अभिनव्य जनवाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान है। यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। अभिनव जनवाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान है, यह कथन किसका है, आपको बताना है। डॉक्टर नागेंद्र का, बाबू श्याम सुंदर दास का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान है, ये हो जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आचार्य क्षेमेंद्र के लक्षण ग्रंथ का क्या नाम है? आचार्य क्षेमेंद्र के लक्षण ग्रंथ का क्या नाम है, ये आपको बताना है। कौन सा बिल्कुल राइट होगा? औचित्य विचार चर्चा, काव्य प्रकाश, नाट्यशास्त्र या फिर दसरूपक। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आचार्य क्षेमेंद्र के लक्षण ग्रंथ का क्या नाम है? औचित्य विचार चर्चा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? औचित्य सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वह कौन है, ये आपको बताना है। कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है? आचार्य मम्मट, आचार्य भामा, आचार्य क्षेमेंद्र, आचार्य कुंतक। तो औचित्य सिद्धांत के जो प्रवर्तक हो जाते हैं वो अपने कौन हो जाते हैं? आचार्य क्षेमेंद्र हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है काव्य प्रकाश के रचयिता हैं। काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है, ये आपको यहां पर बताना है। कौन सा बिल्कुल राइट होगा? ठीक है, आचार्य प्रकाश के रचयिता कौन है? आचार्य मम्मट, आचार्य भामा, पंडित राज जगन्नाथ या फिर आचार्य राजशेखर। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है? तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है, आचार्य मम्मट हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा काव्य संप्रदाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संप्रदाय नहीं है, आपको बताना है। रस संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय या श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय का नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, तो यही संप्रदाय का नाम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा हिंदी का रीतिकालीन आचार्य है? हिंदी का जो रीतिकालीन आचार्य है वो कौन है, आपको बताना है। मम्मट जी, भरतमुनि या फिर विश्वनाथ या फिर केशवदास। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है रीतिकालीन का आचार्य है कौन, केशवदास जी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा बीए थर्ड ईयर का हिंदी का थर्ड पेपर का ये पूरा की पूरा जो हमने हमारा हो जाता है एक, ठीक है, नोट्स वो समाप्त हो जाता है। और भी इसके नोट्स नीचे हैं, ठीक है। जिन लोगों को भाई ये पीडीएफ चाहिए, ये एक बुक का मैंने करवाया है, अभी 2 बुक और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके और भी बच गए हैं, वो आपको क्या मिलेगा भाई, एमसीक्यू आपको क्या करनी पड़ेगी भाई, पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगी। क्या पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगी, वहां पर जाके टेलीग्राम पे जाइएगा, वहां पे आपको एमसीक्यू पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पे डाउनलोड करके और भी आप क्वेश्चन इससे रिलेटेड पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो बस इतना ही पढ़ाऊंगा, बाकी आपको क्या है पीडीएफ लेके पढ़ना पड़ेगी। तो फ्रेंड लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड करना। तो फ्रेंड जय हिंद, जय भारत।